अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, मैं प्रिंस उपाध्याय सिवान से। मैं आपको बता दूं शहाबुद्दीन साहब के बारे में कुछ मैं बता रहा हूं। जो लोग कह रहे हैं, कुछ लोग की उनकी कोविड से मौत हुई है, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनकी हत्या हुई है, लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूं, मैं अपने आंखों देखा हाल आपको बताने जा रहा हूं। और मैं उस अस्पताल में मौजूद था और मैं उनका इलाज के दरमियान 2-3 दिन वहां पे रहा हूं। शहाबुद्दीन साहब की कोविड से मौत नहीं हुई, कोविड के आड़ में शहाबुद्दीन साहब का हत्या हुआ है। मैं आपको बता दूं कि शहाबुद्दीन साहब तिहाड़ जेल में बंद थे और उन्हीं के वार्ड में एक पाकिस्तानी ट्रेडिस को रखा जाता है जो कोविड पॉजिटिव रहता है। और उसके बाद बोला जाता है कि शहाबुद्दीन साहब भी कोविड पॉजिटिव हो गए हैं और उसी वार्ड में छोटा राजन भी। तो दोनों लोगों को तबीयत बिगड़ है, इन लोगों को अस्पताल में एडमिट करना होगा, तो जेल अस्पताल में रखा जाता है और फिर जेल अस्पताल से इन लोगों को शिफ्ट किया जाता है दूसरे अस्पताल में। तो शहाबुद्दीन साहब, गौर करने वाली बात है कि शहाबुद्दीन साहब एक पूर्व सांसद भी हैं। तो शहाबुद्दीन साहब को दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भेजा जाता है, वैसा अस्पताल जहां सुविधा नाम की कोई चीज नहीं है, ना वहां पे उस अस्पताल में CT स्कैन मशीन नहीं है। राजधानी भारत की राजधानी के अस्पताल में वहां पे सांसद साहब को रखा जाता है जहां CT स्कैन मशीन नहीं है, अच्छे लैब नहीं है, कोई जांच का व्यवस्था नहीं, कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। और वही छोटा राजन जो एक अंडरवर्ल्ड डॉन है, उसको एम्स भेजा जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसको एम्स क्यों भेजा गया। देखिए, जान सबकी जान की कीमत है और सबके जीने का अधिकार है, लेकिन एक सांसद को, एक पूर्व सांसद को उसकी जो सुविधा होती है, जो उसका प्रोटोकॉल होता है, वो मिलना चाहिए। लेकिन किसके कहने से नहीं मिला, ये प्रशासन को, शासन को बताना चाहिए। और जेल प्रशासन क्या करता है, उनको दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल भेज देता है। जैसे उनके परिजन को मालूम चलता है, वो दौड़े दौड़े भागे भागे दीनदयाल अस्पताल पहुंचते हैं। वहां उनके परिजन को मिलने नहीं दिया जाता है, बताया जाता है कि तबीयत उनकी खराब है, लेकिन किसी को मिलने नहीं देता। तब उनके परिजन कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। तो कोर्ट से एक ऑर्डर आता है कि उनके परिजन को दिन में 2 बार मिलने दिया जाए और उनको एक मोबाइल फोन और एक चार्जर और एक बैटरी उनको दिया जाए, सिम, कि वो अपने परिजनों से बात कर सके और अपने स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दे सके। और डॉक्टरों को आदेश दिया जाता है कि वो उनके परिजन को क्या ट्रीटमेंट चल रहा है उसकी जानकारी दे और उसका ख्याल रखा जाए। ये ऑर्डर हो जाता है, लेकिन वो ऑर्डर किसके कहने से सिग्नेचर नहीं होता है। और मैं बृहस्पतिवार को जब पहुंचता हूं अस्पताल, तो वहां मैं उसामा साहब को फोन करता हूं। वो बोलते हैं कि मैं अस्पताल के पास में हूं और साहब 4th फ्लोर पे ICU में एडमिट है। मैं 1:30 बजे अस्पताल के ऊपर 4th फ्लोर पे पहुंचता हूं 2 बजे, और 1-1.5 घंटे इंतजार करने के बाद, गार्ड से रिक्वेस्ट करने के बाद, वो डॉक्टर को बुलाता है। तो डॉक्टर बताता है कि शहाबुद्दीन साहब का स्थिति खराब है और उनकी तबीयत थोड़ी बिगड़ गई है, इसलिए हम उनको वेंटिलेटर पे रखे हुए हैं। मैं उसामा साहब को बताता हूँ कि ऐसी ऐसी बात है, वो वेंटिलेटर पे है। गौर करने के लिए यहाँ भी बात है, देखिए, वेंटिलेटर पे कभी भी किसी पेशेंट को रखा जाता है तो उनके फैमिली मेंबर को जानकारी देकर एक पेपर पर सिग्नेचर किया जाता है, उसके बाद उनको वेंटिलेटर पे रखा जाता है। खैर, हो सकता है कि जानकारी दिया गया हो, लेकिन आगे देखिए क्या होता है। मैं अस्पताल में 4-5 घंटे रहता हूं, बताया जाता है कि उनका ऑक्सीजन लेवल गिरकर 88 आ गया है। 100 पर रखा गया है, लेकिन 88 बता रहा है। वेंटिलेटर जो है वो उसको 100 पर चलाया जा रहा है, उनका ऑक्सीजन 88 है। उसके बाद मैं करीब 9, साढ़े 9 बजे, 10 बजे उसामा साहब बोलते हैं कि आप जाइए, आराम करिए, सुबह में आप आइएगा। तो मैं सुबह आराम करने जाऊंगा। मैं चला जाता हूं अस्पताल से होटल, पास में ही होटल रहता है। फिर सुबह मैं 7:30 में आ जाता हूं और उसामा साहब चले जाते हैं। 9:30 बजे करीब में फ्राइडे को राउंड पे जब डॉक्टर आते हैं, तो जो भी अंदर वेंटिलेटर पर रहते हैं उनके अटेंडेंट से मिलते हैं, उनके बारे में बताते हैं। तो मैं वहां पर आता हूं, तो मैं पूछता हूँ शहाबुद्दीन साहब के बारे में बताइए, मैं उनके घर से हूँ।
तो बताया जाता है कि शहाबुद्दीन साहब के मुंह और नाक से ब्लड आ गया है, उनका मामला क्रिटिकल है और उनको प्लेटलेट्स प्लाज्मा ये चढ़ाना पड़ेगा। तो हम बोले कि बताइए कब देना है, हम लोग दे देते हैं। तो नहीं आप लोग को नहीं देना है, फाइल हमने आगे भेज दिया है। देखिए फाइल आगे हमने भेज दिया है, किसी का तबीयत खराब हो, किसी को ब्लड की जरूरत, ऑक्सीजन, तो उसके लिए फाइल अप्रूव होकर आएगा तो उनका इलाज होगा। आखिर ये किसके कहने पर ये सब प्रक्रियाएं हो रही थी, कौन है इसका जिम्मेदार? उसके बाद ओसामा साहब आते हैं 11-12 बजे करीब में, फिर बातचीत होता है। तो फिर डॉक्टर 2 बजे बताते हैं कि उनका प्लेटलेट्स और प्लाज्मा चढ़ रहा है, और 2:30 बजे बताया जाता है कि वो उनका ऑक्सीजन लेवल ठीक है, उनका ऑक्सीजन लेवल अब आ गया है 95। बड़ी खुशी होती है, हम सिवान के लोगों को बताते हैं कि साहब का कंडीशन अच्छा है। और उसके बाद मैं खाना वाना खाने चला जाता हूँ। मैं ओसामा साहब को भी बोलता हूँ कि आप भी खाना खा लीजिए। वो बोलते हैं नहीं, क्योंकि ओसामा साहब 3-4 दिनों से खाना नहीं खाए थे, एकदम परेशान थे। फिर हमको बोलते हैं कि नहीं आप जाइए, आप खाना खाइए। मैं खाना खा के आता हूँ 5 बजे के आसपास में, फिर वापस हॉस्पिटल। फिर वो जाते हैं नमाज अदा करने। उसके बाद हमको 7 बजे करीब में बताया जाता है कि उनके मुंह और नाक से ब्लड आया था, तो उनको ब्लड भी चढ़ाने की आवश्यकता है, तो ब्लड चढ़ाया जाएगा। और ब्लड के लिए हमने फाइल भेज दी। फिर ब्लड भी 8 बजे के आसपास में फ्राइडे को चढ़ने लगता है डॉक्टर के कहने के अनुसार। लेकिन उसी समय एक डॉक्टर हमसे मिलते हैं आपको फ्राइडे को ही दिन में, जो बोलते हैं कि आप लोग यहाँ से इनको शिफ्ट कर दीजिए एम्स, नहीं तो ये नहीं बचेंगे। यहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट और कोई व्यवस्था नहीं है। मैं मैडम को फोन करके बोलता हूँ कि इनको एम्स शिफ्ट किया जाए, तो वो लोग बताते हैं कि हर्षवर्धन से बात हुई है और वो बता दिए हैं कि एक सीट खाली है और वो चिट्ठी भी भेज दिए हैं, लेकिन जेल प्रशासन उनको अभी नहीं शिफ्ट कर रहा है। आखिर किसके आदेश का इंतजार कर रहे थे जेल प्रशासन, और किसके आदेश पर हत्या कराना चाहते थे? उसके बाद शाम को 7-8 बजे के करीब में, नहीं शाम को 5 बजे करीब के 6 बजे के आसपास में जेल के एक अधिकारी आते हैं और बोलते हैं इस पेपर पर दस्तखत कर दीजिए। मैं बोलता हूं कि मैं ओसामा साहब नीचे हैं, वो करेंगे, तो ना आप पूछ के आप भी कर सकते हैं। तो मैं ओसामा साहब को फोन करता हूं और बताता हूं कि एक जेल के अधिकारी है, ये पेपर सिग्नेचर करने के लिए बोलते हैं। तो ओसामा साहब बोलते हैं कि उसको कर दीजिए। मैं दस्तखत नहीं करता हूं और मैं बोलता हूं कि ओसामा साहब बोले हैं कि हम आएंगे तो दस्तखत करेंगे। उसके बाद ओसामा साहब आते हैं ऊपर, तो उनसे दस्तखत कराने के लिए बोला जाता है। तो ओसामा साहब इतने बदहवास, इतने परेशान रहते हैं कि वो बिना पेपर पढ़े दस्तखत करने जाते हैं। तब तक पीछे से कोई आवाज देता है कि नहीं, पहले एक बार पेपर तो पढ़ लीजिए, उसके बाद दस्तखत कीजिए। तो जब वो पेपर पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है आपको कि शहाबुद्दीन साहब की तबीयत बहुत खराब है और उनको वेंटिलेटर की आवश्यकता, उनके हार्ट में एक ट्यूब डालना है, जिसके लिए अगर इलाज के दौरान अगर कुछ होता है तो उसके लिए प्रशासन और अस्पताल के कोई भी डॉक्टर जिम्मेवार नहीं होंगे। आप इस पर दस्तखत कर दीजिए और आपको सारे इलाजों से अवगत कराया गया है। तब शहाबुद्दीन साहब के लड़के बोलते हैं कि कहाँ आपने हमको अवगत कराया है? तब डॉक्टर एक बोलते हैं कि आप तो अब आए हैं, हम लोग तो जानते थे कि ये उनके अटेंडेंट हैं। जेल प्रशासन को बताते हैं, तो इनको हमने बता दिया है और ये दस्तखत नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग बोले कि जब इनको पता है तो ये दस्तखत करें। तो जेल प्रशासन कहता है कि मैं दस्तखत नहीं करूंगा, आपको करना होगा। हम लोग भी कहते हैं कि कुछ भी हो जाएगा, जब आप लोग इलाज करा रहे हैं और आप लोग बिना पूछे वेंटिलेटर पर चढ़वा दिए और उसके बाद आप लोग कहते हैं कि आप लोग देखिए, तो हम लोग वो दस्तखत नहीं करते। उसको हम लोगों में बख्शक होती है। तो फिर अंदर से एक डॉक्टर आते हैं, बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं दस्तखत करेगा तो कोई बात नहीं, ऊपर बात हो गया, छोड़ दीजिए। उसके बाद 10 बजे के आसपास में मैं होटल चला जाता हूँ। फिर रात में 11-11:30 बजे फोन आता है सिवान से कि कहाँ हैं, हॉस्पिटल पहुंचिए, साहब का स्थिति बहुत खराब है। मैं जाता हूँ अस्पताल तो पता चलता है कि ना सब सामान्य है। फिर मैं होटल आ जाता हूँ। सुबह 6 बजे एकाएक फोन की घंटी बजती है और लोग बताते हैं सिवान से कि शहाबुद्दीन साहब का देहांत हो गया क्या? हम बोले कि ऐसी तो बात है, मैं तो अस्पताल में ही हूँ। अब तो नहीं, देहांत हो गया है, पूरा न्यूज चल रहा है। मैं न्यूज भी देखा तो उन पर उनका देहांत का दिखा रहा। तो मैं दौड़े और कांपते हुए भागा, मैं अस्पताल पहुंचा। वहां गया तो पता चला कि नहीं उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई, ऑक्सीजन लेवल
उनका गिर के 78-75 हो गया है। घबराने की कोई बात नहीं है। उसके बाद 9, साढ़े 9, 10 बजे तक वहां पे हम जेल के ऊपर अस्पताल के खड़े रहते हैं। उसके बाद एक स्वीपर आता है जो सर सफाई करता है, उससे मेरे 2-3 दिन में रहने से थोड़ा परिचय हो गया था। तो मैं उससे पूछा कि शहाबुद्दीन साहब का क्या स्थिति है, तो वो चारों तरफ देखता है और उसके रास्ते से बोलता है कि जब साहब ठीक थे तो उनको वेंटिलेटर पर क्यों रखवाए। हम बोले ठीक थे तो वेंटिलेटर पर क्यों रखवाए। तो बुधवार को रात में अपने से बाथरूम गए हैं, अपने से खाना खाए, और बृहस्पतिवार को जब मैं सफाई करने गया तो देखा कि उनको आप लोग वेंटिलेटर पर रखवा दिए हैं। तो हम बोले कि अब क्या कंडीशन है। अब तो साहब तो रात में ही मर गए हैं, ये बात किसी को बताइएगा मत। ये स्वीपर बोलता है हमसे 10 बजे करीब में सैटरडे को। उसके बाद मैं सोचता हूं कि अब मैं क्या करूं। फिर आते हैं एक डॉक्टर, उनसे मैं पूछता हूं कि क्या हाल है शहाबुद्दीन साहब का। न्यूज में चल रहा है कि उनका देहांत हो गया। तो डॉक्टर बोलता है कि देहांत नहीं हुआ, उनका ऑक्सीजन लेवल गिर के 35 के आसपास आ गया है। बाकी हम लोग प्रयास कर रहे हैं उनके बचाने के लिए। हम लोग अब परेशान हो जाते हैं। उसके बाद फिर 12 बजे के करीब में आता है डॉक्टर, बोलता है कि उनका ऑक्सीजन लेवल 18-20 हो गया। और हम लोग देख रहे हैं कि अस्पताल परिसर पूरा छावनी में तब्दील हो गया, पूरा फोर्स आ गया। और 12 बजे के बाद वही डॉक्टर आता है 10-15 मिनट के बाद और बोलता है कि शहाबुद्दीन साहब नहीं रहे, डेथ कर गए। उसके बाद हम लोग को जो स्वीपर बोला था वो सत्य बोल रहा है कि ये सब किसके कहने से हुआ। और हमारी कुछ डॉक्टरों से बात हुई थी, वो लोग बताए थे कि जब भी ट्यूब डाला जाता है 100-200 पेशेंट पे, एक पेशेंट का मुंह से ब्लड आता है। और शहाबुद्दीन साहब के मुंह और नाक से इतना ब्लड कैसे आया, ये सब जांच का विषय बनता है कि शहाबुद्दीन साहब का हत्या हुआ है। खैर हत्या तो करा दिया गया, लेकिन किसके इशारे पर हुआ, जेल डीजी ने क्यों करवाया, ये उसको बताना चाहिए और ये जांच होना चाहिए। और उसके बाद भी देखिए उनको कैसे परेशान किए जाते हैं। वहीं रोहित सरदाना जी जो आपको आज तक के एंकर हैं, उनका कोविड से देहांत हो जाता है। उनका बॉडी उनके गांव जाता है। और शहाबुद्दीन साहब का बॉडी हम लोग चाहते हैं कि सिवान लेके जाएं, तो वहां के प्रशासन हम लोग का बॉडी नहीं लाने देता है। कहता है कि नहीं, कोविड का बॉडी जिला से बाहर नहीं जाएगा, गाइडलाइन में नहीं है। हम लोग बहुत प्रयास करते हैं कि हमारे साहब का बॉडी सिवान जाए। खैर कोई बात नहीं, अच्छी बात है, क्योंकि हमारे साहब छोटे नेता नहीं थे, बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को दिल्ली राजधानी में दफनाया जाता है। हमारे नेता हमारे साहब सिवान के नेता नहीं थे, बिहार के नेता नहीं थे, वो भारत के नेता थे, इसलिए हिंदुस्तान के नेता थे, इसलिए उनको दिल्ली में जगह मिला और दिल्ली में उनको दफनाया गया। और शहाबुद्दीन साहब हमारे विकास पुरुष थे, और ये विकास पुरुष सिवान की जनता ने नहीं, भाजपा के ही पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला था। और भारत में तीसरा स्थान था विकास पुरुष, और अटल जी ने बोला था सदन में कि सिवान का विकास पुरुष शहाबुद्दीन है। सिवान में 24 घंटा इमरजेंसी सेवा देने वाला एकमात्र शांति हॉस्पिटल चकिया रोड सिवान, जहां पीएमसीएच पटना से आए नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आमिर अहमद द्वारा बच्चों का किया जा रहा बेहतर इलाज। हमारे यहाँ 18 वर्ष अर्थात शिशु से किशोर अवस्था तक का इलाज, अत्याधुनिक एयर कंडीशनड NICU और PICU, बड़े बच्चों का ICU, जनरल वार्ड एंड प्राइवेट रूम, बच्चों के दिमाग संबंधित सभी प्रकार के दर्द रहित टीकाकरण की सुविधा, अत्याधुनिक वेंटिलेटर, HFNC, CPAP, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम ABC, नेबुलाइजेशन, रेडिएंट वार्मर, इंक्यूबेटर, LED फोटोग्राफी, मल्टीपारा मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप की सुविधा। नवजात बच्चों के इलाज हेतु आज ही चलें शांति हॉस्पिटल चकिया रोड सिवान। संपर्क सूत्र 9523305033 7561919462। मैं नहीं, मेरा काम बोलता है। कॉमर्स बाय विशाल सर। 12th का न्यू बैच स्टार्ट एंड बीकॉम का न्यू बैच स्टार्ट। जो स्टूडेंट 11th नहीं पढ़े हैं या कमज़ोर है तो उन्हें कॉमर्स के बेसिक पढ़ाकर 12th का सिलेबस स्टार्ट किया जाएगा। यहाँ पर अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, EPS चारों विषय की समय से सिलेबस पूरी कराई जाएगी। सिवान की एकमात्र ऐसी संस्था जहाँ लिसन बाय लिसन ऑब्जेक्टिव नोट्स दिया जाएगा। वीकली टेस्ट की है व्यवस्था। एक लेसन के पूरा होने पर टेस्ट की है व्यवस्था। संडे को एक्स्ट्रा क्लासेज,
कमजोर स्टूडेंट के लिए स्पेशल क्लासेस की व्यवस्था। पता राम राज्य मोड़, हनुमान चाय दुकान के पास, सिवान। मोबाइल नंबर 9708941038। City Montessori School. Admission is going on. Nursery to 10th on session 2021-22. नामांकन कराने पर 10 मार्च तक विशेष छूट। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, वाईफाई कैंपस, सीसीटीवी मॉनिटरिंग, ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, कंप्यूटर क्लासेस, डिजिटल क्लासरूम, एग्जॉस्टिव लाइब्रेरी, रिच लर्निंग मटेरियल, आर्ट एंड क्राफ्ट स्टूडियो। डायरेक्टर अशोक कुमार सिंह। समय समय पर साइंस एग्जीबिशन का आयोजन। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराएं सिटी मोंटेसरी स्कूल, गांधी मैदान, बुढ़िया माई मंदिर के पास, सिवान। मोबाइल नंबर 9934989295। अब लाडली बेटी की शादी के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके शहर सिवान में खुल गया दुल्हन प्लाजा। रेयान कॉम्प्लेक्स 11वीं मस्जिद के नजदीक, शेख मोहल्ला, सिवान। दुल्हन प्लाजा लेकर आया है डिजाइनर लहंगा, सूट, डिजाइनर साड़ी, बेडशीट, नकाब, दुपट्टा, तौलिया, फैंसी लेडीज पर्स, सोफा कवर सेट और तो और दुल्हन के लिए वह सब कुछ जो सिवान में कहीं भी नहीं मिलेगा। त्योहारों के रंग दुल्हन प्लाजा के संग। पूरे सिवान में ऐसा प्राइस भी नहीं मिलेगा। तो आज ही चले दुल्हन प्लाजा, रेयान कॉम्प्लेक्स, 11वीं मस्जिद के नजदीक, शेख मोहल्ला, सिवान। पते तक पहुंचने में अगर कोई भी परेशानी हो तो गूगल पर भी मैप अवेलेबल है। संपर्क नंबर है 9334067407। वहीं दूसरा संपर्क नंबर है 6205758712। बड़े बड़े महानगरों के तर्ज पर खुल गया लाइटिंग की दुनिया का बेताज बादशाह आरजेड इलेक्ट्रिकल्स, कागजी मोहल्ला मोड़, सिवान। आरजेड इलेक्ट्रिकल्स लेकर आया है एक से बढ़कर एक डिजाइनों में झूमर, वॉल लाइट, फैंसी लाइट, वायरिंग मटेरियल्स, पंखा और कूलर। अपने मकान या दुकान या शोरूम को सजाना हो तो आज ही चले आरजेड इलेक्ट्रिकल्स, कागजी मोहल्ला मोड़, सिवान, क्योंकि इससे किफायती दरों पर कहीं भी आपको झूमर और लाइट नहीं मिलेंगे। हमारा मोबाइल नंबर है 7543586786, 7903116614। प्रोप्राइटर मोहम्मद अरशद हुसैन। विगत 15 वर्षों की सबसे पुरानी एक्सक्लूसिव शोरूम शिवालिया फैशन, अजीत कॉम्प्लेक्स, जेपी चौक, सिवान। यहाँ आपको मिलेंगे मोंटी कार्लो, स्पाइकर, जॉकी, वैन हुसैन, पैन अमेरिका, कॉटन काउंटी के एक से बढ़कर एक जींस, टी शर्ट, शर्ट्स, फॉर्मल पैंट्स, लेडीज एंड जेंट्स अंडरगारमेंट्स, वह भी उचित दरों पर उपलब्ध हैं। त्योहारों के रंग शिवालिया फैशन के संग। लगन या त्योहारों पर ब्रांडेड कपड़ों की अगर खरीदारी करनी हो तो आज ही चले शिवालिया फैशन, अजीत कॉम्प्लेक्स, जेपी चौक, सिवान। मोबाइल नंबर 990555